नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। चांगई 6 मिशन के बारे में बात करेंगे। ये मिशन टू द मून है और चाइना का ये 6ठा मिशन है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक सैंपल रिटर्न मिशन है। सैंपल रिटर्न मिशन जो हम भी करना चाह रहे हैं चंद्रयान 4 के साथ। कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक चांद पे लैंडिंग करके दिखाई है, जैसे कि अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन यूएसएसआर अपने लूना मिशंस के लिए बहुत जाना जाता है। और अभी लूना 25 फेल भी हुआ था कुछ समय पहले जब हमारा चंद्रयान जा रहा था। यूएसए ने भी सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है चांद पे, चीन ने भी कर ली है, साथ ही साथ भारत ने भी कर ली है और जापान ने भी कर ली है लैंडिंग सेफली, और इज़राइल की भी एक स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी, उसने भी कर ली है। तो इतनी कंट्रीज़ है जिन्होंने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है, चाहे वो सॉफ्ट लैंडिंग हो चाहे वो क्रैश लैंडिंग हो, पर किसी न किसी तरह की है। चांगई मिशन जो है, ये पर्टिकुलर मिशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इसी वजह से क्योंकि सैंपल रिटर्न करके ला रहा है। भारत ने चंद्रयान 3 से लैंड करके साउथ पोल, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली ऐसी कंट्री बन गया था जहाँ पे हमने लैंडिंग की थी। और यहाँ पे सैंपल रिटर्न मिशन की अगर हम बात करें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हमें सैंपल या फिर उसकी जो सॉइल पता चल गई कि चांद की कैसी है, तो वहाँ पे कॉलोनाइज़ करने में यानी कि हमें वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो हाल ही में चीन का चांगई 6 चंद्रमा के दूरस्थ भाग से, यानी कि फार साइड वो वाला साइड होता है मून का जो हमको दिखता नहीं है। ठीक है, दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जो चांद का रेवोल्यूशन का टाइम है, यानी कि चांद जितना समय लगता है पृथ्वी के अगल बगल चक्कर लगाने में, उतने ही टाइम में वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लो ये पृथ्वी है हमारी और यहाँ पे पृथ्वी को तब चांद दिखेगा जब ये नाइट टाइम होगी, और इस साइड नाइट टाइम है, इधर चांद है आपका और सूरज की रोशनी पड़ रही है, राइट। तो जब मान लीजिए चांद अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता और वो सिर्फ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता, तो हमको सारे साइड्स दिखते क्योंकि ये स्थिर है अपने एक्सिस पे और 27 दिन लेता है ये अर्थ के अराउंड रोटेट करने में। तो अगर स्थिर होता तो यहाँ पे हमको पहले ये साइड दिखता, फिर उसके बाद ये स्थिर है, फिर उसके बाद हमको ये साइड दिखता, तो पूरी तरह से हम हर साइड देख सकते थे। बट यहाँ पे क्योंकि टाइडली लॉक्ड है, टाइडली लॉक्ड यानी कि जितना टाइम ये रोटेट करने में लगा रहा है उतना टाइम ये रिवॉल्व करने में लगा रहा है। तो यहाँ पे मेरे अभी आप फिस्ट देखेंगे तो फिस्ट मेरी रिवॉल्व भी कर रही है रोटेशन के साथ साथ। तो ये जो ऐसा साइड है, ये पर्टिकुलर साइड है क्योंकि अर्थ ये सन के शैडो में आ गया, तो अब पृथ्वी पे ये डे टाइम में दिख रहा है, तो हमें नाइट टाइम में नहीं दिख रहा है। फिर ये रिवॉल्व करते करते अगेन यहाँ पे आ जाएगा और फिर उसी स्थान पे आ जाएगा जो हमको नाइट टाइम पे दिखता है हमेशा। तो जो पर्टिकुलर पोर्शन हमें नहीं दिख रहा है, भले ही वो सनलाइट रिसीव करता है, पर तब रिसीव करता है जब यहाँ पे अर्थ पे डे टाइम होता है, इसकी वजह से हमको वो पर्टिकुलर पोर्शन नहीं दिखता। तो इसीलिए उसको फार साइड ऑफ द मून कहा जाता है। भले ही हमें उसकी पिक्चर्स हमारे पास हैं, बट क्योंकि हमें दिखती नहीं है इसलिए हम उसका फार साइड कह देते हैं। ठीक है, तो ये फार साइड से नमूने लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। अब क्योंकि द मून टेक्स 27 days to revolve around the earth and same number of days to rotate on its axis and similar number of days to rotate on the axis। इस वजह से हमको उसका फार साइड नहीं दिखता है। ठीक है, देयर आफ्टर चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंस के गृह भूविज्ञानी ने बताया कि जो चांगई ये मानव इतिहास का पहला मिशन है जो चंद्रमा के दूर के हिस्से से नमूने लेके आया है। इससे पहले कंट्रीज़ ने, स्पेसिफिकली यूएसए ने वहाँ से सॉइल तो लाई है, पर फार साइड की यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पहली बात तो फार साइड पे उतरना था,
दूसरी चीज़, यहाँ पे फार साइड ऑफ द मून में बहुत फॉसिलाइज्ड रिसोर्सेज है, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी हद तक अनटच्ड हैं, जिनके बारे में पढ़ के हमें, जो हमारे कॉस्मिक डॉन के बारे में, जब हमारे यूनिवर्स बना था उसके बाद अर्थ मून से कैसे अलग हुआ, ये सारी चीज़ें भी जानने में पता लगेंगी। उन्होंने कहा यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी घटना है और पूरी मानवता के लिए यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। चंद्रमा के दूरस्थ भाग को अक्सर अधिकारियम पक्ष कहा जाता है, क्योंकि ये इसे पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे कभी सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, इसको मिलती है पर हम नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के साथ ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ है, टाइडली लॉक्ड है। अच्छा, टाइडल लॉक की जो थ्योरी है वो जायंट इम्पैक्ट थ्योरी से आई है। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी क्या कहती है कि बहुत साल पहले थिया नामक एक बॉडी थी जो पृथ्वी से टकराई और उसकी वजह से चंद्रमा का पृथ्वी का एक भाग टूट गया, और जब वो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटा, उसमें से एक बड़ा भाग चंद्रमा भी था। और इसी वजह से जिस तरह से अर्थ रोटेट कर रहा है उसी के साथ साथ चंद्रमा भी रोटेट कर रहा है। तो चंद्रमा को हम सैटेलाइट कहते हैं, ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। अगर हम बात करें बाकी किसी प्लैनेट की सैटेलाइट है कि नहीं, बिल्कुल है, सबकी अपनी अपनी सैटेलाइट है। मरकरी और वीनस की नहीं है नॉन सैटेलाइट्स अभी तक कोई, बट अगर हम बात करें सैटर्न की, जुपिटर की, मार्स की तो 2 हैं, फोबोस और डेमोस हैं। फिर उसके बाद जुपिटर की बात करें तो ईओ है, यूरोपा है, गैनीमीड है, कैलिस्टो है। ये सारी गैलीलियन मून्स कहा जाते हैं इनको, क्योंकि गैलीलियो गैलीली ने इन्हें फाइंड आउट किया था। देयर आफ्टर बहुत सारे सैटर्न के भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें से टाइटन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मीमास है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मून्स हैं अलग अलग यू कैन से प्लैनेट्स के। बट अगर हम बात करें अपनी, तो एक ही हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। ठीक है, तो जायंट इम्पैक्ट थ्योरी बताता है कि इसी वजह से यहाँ पे टाइडल लॉकिंग हुई है। ठीक है, थ्योरी जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसका केवल एक ही भाग दिख पाता है। इस दृश्यमान भाग के निकटवर्ती भाग के रूप में, इस दृश्यमान भाग को जो हमें दिखता है, निकटवर्ती भाग के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में चंद्रमा का दूरस्थ भाग सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यह निकट वाले भाग से अलग है। इसकी सतह मोटी है, क्रेटर यहाँ ज़्यादा है, तथा मारिया या मैदान कम है यहाँ पे, जहाँ कभी लावा बहता था। चंद्रमा के दूरस्थ भाग से प्राप्त नमूनों की जांच करने से वैज्ञानिकों को चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में रहस्य सुलझाने में मदद मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक केवल निकटवर्ती क्षेत्र के प्राप्त नमूने का ही विश्लेषण कर पाए हैं। चंद्रमा अन्वेषण की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो वर्ष 1959 में सोवियत संघ का मानव रहित लूना 1 और लूना 2 चंद्रमा पर जाने वाला पहला रोवर बना। अमेरिका ने वर्ष 1961 की शुरुआत से ही लोगों को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश शुरू कर दी थी। 8 वर्ष के बाद 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज़ ऑल्ड्रिन के साथ अपोलो 11 मिशन हुआ था, जिसके रूप में सबसे पहले उतरने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, फिर एडविन ऑल्ड्रिन थे। देयरआफ्टर संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा पर भेजने से पहले वर्ष 1961 और 1968 के बीच रोबोट मिशन भी भेजे थे। बार बार क्रैश लैंडिंग कराई थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। जब तक हम वहाँ पे सतह को देख नहीं लेते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। वर्ष 1969 जुलाई से वर्ष 1972 तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर पहुंचे। 1990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रोबोट मिशन क्लेमेंटाइन और लूनर प्रॉस्पेक्टर के साथ चंद्र अन्वेषण फिर शुरू किया। वर्ष 2009 में इसने लूनर रिकॉनेसांस ऑर्बिटर और लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट के प्रक्षेपण के साथ रोबोटिक चंद्र मिशन की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की। फिर वर्ष 2011 में नासा ने आर्टेमिस मिशन की शुरुआत की। वर्ष 2012 में ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लैबोरेटरी अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा को गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन, भारत ने चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए बहुत सारे अलग अलग रूप से मिशन भेजे हैं। इसके अलावा चांगी मिशन के बारे में बात करें, ये 53 दिन का लंबा मिशन था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद मिशन का ऑर्बिटर प्राकृतिक उपग्रह की परिक्रमा की, जबकि इसका लैंडर
चंद्र सतह पर 2500 किलोमीटर चौड़े दक्षिणी ध्रुव एटकिन बेसिन में उतरा था। स्कूपिंग और ड्रिलिंग, मतलब एक तरह से खुदाई बोलते हैं इसको, स्कूपिंग और ड्रिलिंग को, इसी के माध्यम से नमूनों को एकत्रित किया और फिर लैंडर ने एक एसेंट व्हीकल लॉन्च किया जिसके नमूनों को ऑर्बिटर के सर्विस मॉड्यूल में स्थानांतरित कर दिया गया। यह मॉड्यूल पृथ्वी पर वापस आ गया। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के सुदूर भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। सुदूर भाग यानी कि फार साइड ऑफ द मून। साउथ पोल पे पहली जिस कंट्री ने लैंडिंग की है वो है हम, इंडिया ने किया है। चीन चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। 2019 में चांग-ई 4 मिशन जो था इस क्षेत्र में उतरा था और रोवर की मदद से चंद्रमा के वॉन कार्मेन क्रेटर का अन्वेषण किया था। अब चांग-ई 6 के बाद एक बार फिर चंद्रमा के सुदूरवर्ती क्षेत्र में उतारा गया है। कुल मिलाकर चीन ने चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर 2 बार सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है, जबकि किसी अन्य देश ने यहाँ एक बार भी ऐसा नहीं किया है। साथ ही साथ चंद्रमा कार्यक्रम अमेरिका तथा जापान और भारत सहित अन्य देशों के साथ बढ़ती प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा है। एक समय था जब हम चांद पे पहुंचना चाहते थे, अब आज वो समय फिर आ गया है। असल में मैंड मिशंस बहुत सारे गए थे चंद्रमा पे, पर हमने देखा मैंड मिशंस अब कम जाते हैं। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि चंद्रमा पे मैंड मिशंस भेजना बहुत ज़्यादा हेफ्टी हो जाता है, पैसा बहुत लगता है। चीन का लक्ष्य 2030 से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है, यानी कि जो टूरिज्म करने जाना चाहते हैं वो भी जा सकेंगे। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग पर जाने वाले मिशन अधिक कठिन हैं क्योंकि आप पृथ्वी की ओर फेस नहीं करते हैं। इसीलिए संचार बनाए रखने के लिए रिले उपग्रह की आवश्यकता होती है। यहाँ का भूभाग भी अधिक उबड़ खाबड़ है तथा उतरने के लिए समतल क्षेत्र यहाँ पे कम है। चीन ने अन्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया है और उसने चंद्र अन्वेषण योजनाओं के जरिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी जोड़ा है। इसी क्रम में रूस चीन के प्रयासों को पूरा करने के लिए चंद्रमा अन्वेषण से संबंधित अपने लूना श्रृंखला को पुनर्जीवित कर रहा है। लूना 25, 26 और 27 चांग-ई 6, 7 और 8 के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि विस्तृत अन्वेषण कार्य यहाँ शुरू किया जा सके। यह मिशन वर्ष 2026 में शुरू होने वाले ILRS के दूसरे चरण के लिए आधार तैयार करेगा, जिसके तहत चंद्र स्टेशन बेस का संयुक्त रूप से निर्माण करेगा। नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में व्यापक प्रगति देखी है और ये एक तरह से स्पेस भी एक वॉरफेयर भी बनता चला जा रहा है। जो कंट्री वहाँ पहले पहुँच के टूरिस्ट को भेजेगी वो एक तरह से कॉलोनाइजेशन की तकनीक दिखाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे चीन इसमें बहुत ज़्यादा आगे है। आर्टेमिस मिशन, जिसका भारत भी एक हिस्सा है, की संरचना चीन के ILRS के ही समान है। मतलब आर्टेमिस मिशन ये चाहता है कि पहली बात तो हम वहाँ पे वापस से मैन या वुमन को भेजें, यानी कि हम एस्ट्रोनॉट्स को वापस से चांद पे भेजें। इसमें पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि एक पर्सन ऑफ कलर यानी कि नॉन वाइट पर्सन, और साथ ही साथ एक वुमन भी जाएंगी। इसके अलावा इसमें चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का भी निर्माण होगा, जिसे लूनर गेटवे कहा जा रहा है। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बेस स्टेशन का निर्माण करना है ताकि वहाँ पे सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो। साथ ही साथ अगर इंटरप्लैनेटरी मिशंस लेने हैं, यानी कि चंद्रमा के बाद अगर हम बाकी ग्रहों पे भी जाना चाहेंगे, चंद्रमा तो सैटेलाइट है, बाकी ग्रहों पर भी अगर हम जाना चाहेंगे, सो इट विल बी हेल्पफुल कि वहीं से हम लॉन्चिंग कर दें, ना कि पृथ्वी से। तो इससे फ्यूल की कॉस्टिंग भी बचेगी। अगर भारत के चंद्रयान मिशन की बात करें तो चंद्रयान मिशन 1 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो का प्रस्ताव आया था। इसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान पहले का सफल प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान 5 दिन बाद 27 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा के पास पहुंचा और वहां पहले तो उसने चंद्रमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि किस तरह से चंद्रमा है। उसके बाद चंद्रयान 1 पृथ्वी की कक्षा से परे भारत का पहला अंतरिक्षयान मिशन था। इसका मकसद क्या था कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करना है। वहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है कि नहीं, मेजर चीज़ यही जाननी थी। बिकॉज अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे वाटर की जो कमी है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, वो कम होती चली जाएगी। चंद्रयान 2 एक भारतीय मिशन था जिसका उद्देश्य था कि ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर इसको लैंड करना था प्रॉपर्ली, बट ये फेल इसलिए हो गया था क्योंकि सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था। हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में बहुत फ़र्क होता है। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है बेटा कि आप क्रैश कर देते हो किसी चीज़ को,
दूर से ही आपने, मान लो ये चंद्रमा का सतह है और यहाँ अचानक से आपने टकराव के ज़रिए अपने लैंडर को भेज दिया। इससे क्या होगा, लैंडर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी हाइट रिड्यूस करके आपको एक सेफ स्पेस पे उतरना होगा और यहाँ पे ऐसा उतरना है कि आपके सारे इक्विपमेंट्स जो लेके गए हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो इंटैक्ट रहें, वो ख़राब ना हो। तो सॉफ्ट लैंडिंग इसका भी मिशन था, बट ये हो नहीं पाया था, हार्ड लैंडिंग हो गई थी। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 में एक संयुक्त इकाई के रूप में लॉन्च किया गया। ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश कर गया था, लेकिन रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिण गोलार्ध में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। उसी की कमी पूरी करने के लिए चंद्रयान 3 आया था। इसमें भारत ने जैसे ही अगस्त 2023 में लैंडिंग की, पहला देश बन गया भारत जिसने साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव में पहली बार किसी कंट्री ने अगर सॉफ्ट लैंडिंग की है तो वो भारत रहा है। इसमें लैंडर और रोवर थे और प्रोपल्शन सिस्टम था। ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का अच्छा खासा काम कर रहा था तो हमने ऑर्बिटर नहीं भेजा। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल था, प्रोपल्शन मॉड्यूल था और एक रोवर भी शामिल था। यह लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को चंद्र कक्षा के 100 किलोमीटर तक ले गया। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णन क्रमीय और पोलरीमीटर माप का अध्ययन करने के लिए शेप पेलोड शामिल था। लैंडर मॉड्यूल का नाम विक्रम था, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था। ये एक वैज्ञानिक पेलोड लेकर गया था और जिसमें चंद्रमा की सतह पर और वायुमंडल का अध्ययन करना लिखा था। चलो एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। चांगी 6 मिशन क्या है? चीन के लिए चांगी 6 मिशन के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दी। अंतरिक्ष एजेंसी के चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। ज़रूर जुड़िएगा फिर से। थैंक यू सो मच।